हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमारा जून का पेपर जो है बच्चों नज़दीक आ रहा है, तो हम अपने प्रैक्टिस सेट जो चला हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, तो आज हम पेपर 1 का जो है अपना प्रैक्टिस सेट 4 कर रहे हैं। तो इसमें हम सभी 10 की 10 यूनिट्स को कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके मैंने नीचे डाला कि किस एग्ज़ाम में और कब कब आए हैं। तो बहुत से क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड हैं, तकरीबन ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आप लोग जो ध्यान से करें और पेपर 1 के लिए जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो पेन नोटबुक साथ लेकर रखें कि जो मैथ, रीजनिंग या डाटा इंटरप्रेशन के क्वेश्चन आते हैं वो आप साथ साथ सोल्व करें। और जो गद्यांश आता है, जो पैराग्राफ्स आते हैं, उसके आप क्वेश्चन नोट करके फिर उसको वीडियो को पॉज करके गद्यांश से उसको सोल्व आउट करें। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। और जैसे वीडियो आपको कैसी लगी, क्या कमी है, कुछ अमेंडमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ें। तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करूँगा और 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर उसके बाद जो आपको आंसर रिवील करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है, संकेत संकेतों जैसे भाव, शब्द, संकेत, बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। जो संकेतों के निर्माण है और उनका उपयोग है, उनकी जो क्षमता है वो पहले ही सक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। और कथन देते हैं कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहन केंद्रिकता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इन दोनों में से बताना है कि ठीक कौन है। तो हमारा फर्स्ट तो राइट हो जाएगा, लेकिन सेकंड जो है, सेकंड कथन गलत है। तो आंसर जो है सी राइट हो जाएगा। क्यों बच्चों? कि जो ये अवधि होती है बच्चे की 2 से 7 साल की, इसके अंदर जो बच्चा है वो प्रतिक्रियात्मक स्तर का चिंतन करता है। यानी कि जैसे आप उसके सामने एक्टिविटी करोगे, वो उसके रिपीट एक्टिविटी आपको करके देगा। और इस उम्र में जो संकेत का निर्माण बच्चे की क्षमता नहीं हो सकती, वो निर्माण की क्षमता नहीं पैदा कर सकता। और इसी के चलते बच्चों में जो है अकेंद्रित का गुण विकसित हो जाता है। ये कहते हैं कि नहीं होता, तो इसलिए ये गलत था और ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई प्रशिक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। फिर यानी कि जो वो कहता है, विश्व कोई जो परीक्षण है वो उसी चीज को, जो उसके समरूप स्कोर होता है, उसको मापने की कहता है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर है वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई प्रशिक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। तो यह भी गलत है, ये भी नहीं है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। क्लासिकल क्लासिकीय अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या संरचनावाद। तो क्लासिकीय अनुकूलन जो है वो करते हैं इवान पावलोव, और क्रिया प्रसूत अनुकूलन करते हैं बीएफ स्किनर, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं एल्बर्ट बांदुरा। संरचना संरचनावाद की बात करते हैं लेव वायोस्की। तो ये है जो हमारा आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह अन्वेषण मॉडल में वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या होता है इसमें? छात्र छात्राएं अध्ययन कर कार्य करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थापित करते हैं। छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थितियां आती हैं।
स्वतंत्रता और समूह अध्ययन छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तो जो समूह अन्वेषण मॉडल है उसके जो चरण है वो किस प्रकार हैं, तो उसमें सबसे पहले कहता है छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को देखोगे, फिर उसके बाद है छात्र छात्राएं परिस्थितियों की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करेंगे। तो जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनका अन्वेषण करेंगे। सेकंड नंबर पे ई, पहले पे सी ई, तो आंसर सी जो राइट है। फिर है छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। और फिर है स्वतंत्र और समूह अध्ययन, और फिर छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। लास्ट में जो उसका विश्लेषण लास्ट में होगा, तो आंसर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है। तो रूपावली पैराडाइम की जो अवधारणा है वो कार्ल पॉपर, इम्रे लोक्टस या आर ए फिशर या टी एस क्रू, तो वो जुड़ी है टी एस क्रू के साथ, कून के साथ। तो जो वैज्ञानिक क्रांति की संरचना थी ये की थी टी एस क्रू ने। ये कब की थी? 1962 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। यानी जो विकास की अवस्था होती है बच्चे की, तो उसमें 4 साल का जो बच्चा होता है उसमें क्रियाशील स्मृति यानी कि जो वो करता है क्रियाओं से गठित होती है। उसने कुछ तोड़ा या देखा चलाया जो भी किया तो उसके उससे वो सीखता है। तो राइट है ये बात। फिर है सूचना के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता तो उत्प्रेषण स्तर कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगर कोई सूचना उसके प्रति आप लगातार ध्यान नहीं दोगे तो आपका उत्प्रेषण स्तर जो है वो कम होता चला जाएगा, और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण स्वरूप से विफल हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। दोनों ठीक है, तो आंसर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया गया है, रीड आउट करिए इसको, फिर मैं आपको। तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं। स्वेच्छातंत्रीय पितृसत्तावाद एक नया आंदोलन है जो बहुत आकर्षक नहीं है। दोनों शब्दों की अभिलक्षणताएं लोकप्रिय संस्कृति और राजनीति के रूढ़ प्रारूपों से युक्त है जो उन्हें बहुत सारे लोगों के लिए अनाकर्षक बना देती है। इससे भी बुरी बात यह है कि ये धारणाएं अंतर्विरोधी प्रतीत होती हैं। यदि ये परिभाषिक शब्द उचित ढंग से समझे जाएं तो दोनों अवधारणाएं सामान्य बोध को दर्शाती हैं, अकेले के बजाय दोनों संयुक्त रूप से कहीं अधिक आकर्षक हैं। यानी अकेले के बजाय दोनों संयुक्त रूप से अधिक आकर्षक हैं। स्वेच्छातंत्रीय रणनीति के अनुसार लोग जो पसंद करें वह करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। तो स्वेच्छातंत्रीय राजनीति क्या है कि लोग जो पसंद करें वह उन्हें करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। यदि वे ऐसा करना चाहते तो यह अवांछनीय व्यवस्थाओं से बाहर रहने का चुनाव करना भी है। स्वेच्छा स्वेच्छातंत्रीय पितृसत्तावादी यह आग्रह करते हैं कि लोग चुनने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। नीतियां इस तरह अविलुप्त भी की जाती हैं जिससे चयन की स्वतंत्रता या तो यथार्थवत रहे या उसमें वृद्धि हो। पितृसत्तावादी पक्ष इस दावे में निहित है कि लोगों का व्यवहार प्रभावित करने के लिए चयन रचनाकारों के प्रयास वैध है। इसका उद्देश्य लोगों का जीवन दरिद्र अधिक व्यस्त और बेहतर बनाना है। निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में भी संस्थानों के लोगों का चयन संचालित करने के लिए सचेत प्रयास करने चाहिए ताकि लोगों को जीवन समुन्नत हो। कोई नीति पितृसत्तावादी है यदि वह लोगों के अपने निर्णय की दृष्टि से में उनका जीवन समुन्नत बनाने के लिए चयनकर्ताओं को चयन को प्रभावित करने का प्रयास करती है। एक तथ्य है कि लोग प्राय अनंत बुरे निर्णय करते हैं। यदि लोग पूरा ध्यान देते, उनके पास संपूर्ण सूचनाएं होती, असीमित संज्ञानात्मक क्षमताएं होती और संपूर्ण आत्म नियंत्रण होता तो वे ऐसे निर्णय नहीं करते। फिर भी स्वेच्छातंत्रीय पितृसत्तावाद एक अपेक्षाकृत निर्बल, नरम और अंतर्विधार्थित प्रकार का पितृसत्तावाद है क्योंकि यह लोगों को बुरे निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। तो ये था हमारा गद्यांश। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं।
आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लें और फिर गद्यांश को जो है स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके फिर इसके आंसर करें। तो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का केंद्रीय विचार बिंदु निम्न में से क्या है। तो गद्यांश का जो है केंद्रीय विचार बिंदु स्वेच्छा तंत्र या पितृसत्ता का विरोध है, लोगों की सीमित संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, यह एक बेहतर समाज के लिए चयन की स्वतंत्रता है, या स्वेच्छा तंत्र या पितृसत्तावाद की कमियों की अपेक्षा करने की आवश्यकता है। तो गद्यांश का केंद्रीय बिंदु है जो है एक बेहतर समाज के लिए चयन की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, स्वेच्छा तंत्रीय पितृसत्तावादी ऐसी नीतियां चाहते हैं जिनका लक्ष्य हो लोगों की प्राथमिकता में प्रतिबंध, लोगों की चयन की स्वतंत्रता का अभिरक्षण, लोगों का चयन के विकल्पों का बोझ डालना, या लोगों की चयन की स्वतंत्रता का अभिरक्षण। तो स्वेच्छा तंत्रीय पितृसत्तावादी ऐसी नीतियां चाहते हैं जो कि लोगों की चयन की स्वतंत्रता का अभिरक्षण करेंगे। नेक्स्ट है, स्वेच्छा तंत्रीय रणनीति इस बात पर जोर देती है कि लोगों को निम्नलिखित में को चुनना चाहिए। तो लोगों को क्या चुनना चाहिए, चयन की स्वतंत्रता, पितृसत्तावादी समर्थन, या अवांछनीय आयोजन भी, या उनकी स्वतंत्रता में संशोधन। तो वे चुनते हैं चयन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, स्वेच्छा तंत्रीय पितृसत्तावादी का आंदोलन अनाकर्षक है क्योंकि यह निम्न का मिश्रण है, सामान्य बोध की धारणाएं, मत्ताग्रही धारणाएं, या अंतर विरोधी धारणाएं, लोकप्रिय संस्कृति और राजनीति। तो यह है अंतर विरोधी धारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी और निजी संस्थाओं को निम्नलिखित के लिए प्रयास करना चाहिए। तो किन के लिए प्रयास करना चाहिए, लोगों को बुरे फैसले लेने से रोकने के लिए, लोगों को उनके अपने रास्ते पर चलने देने की अनुमति देने के लिए, या फिर लोगों को अपने बारे में स्वयं निर्णय करने के लिए, या फिर उनका जीवन समतुल्य बनाने के लिए लोगों की चयनों को का संचालित करना। तो ये आएगा उनका जीवन सुमनत बनाने के लिए लोगों के चयन की संचालित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है, इसके लिए आप कॉपी पेन जरूर साथ लेकर बैठें। तो एक कोड है यूनिवर्सल, उसको लिखा जाता है LASREVINU के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कॉमर्शियल को इस प्रकार लिखा जाएगा। तो कॉमर्शियल को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आप एक बार यूनिवर्सल को देखिए। तो पहले यू है, तो यहाँ पे पहले यू है, फिर एन है, तो एन है, आई है, वी है, यानी कि फर्स्ट को लास्ट में लिख दिया है। तो कॉमर्शियल को कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे हम SLAICREMMOC। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो श्रृंखला दी गई है ABBBCFCDL। तो नेक्स्ट में क्या होगा, तो आप ये देखिए कि पहले एक बार लिख लेते हैं ABB, फिर नीचे लिखते हैं BCF, फिर CDL। तो ए से बी में जो है +1 है, बी से सी में भी +1 है, तो सी से डी में भी +1 आ जाएगा, यानी डी हो जाएगी। तो डी तो सभी में है, फिर बी से सी में +1, सी से डी में +1, सो डी से ई आ जाएगा, तो ई भी सभी में है। बी से एफ, बी के बाद सी डी ई एफ +4 है, एफ से एल, एफ ई एफ, एफ जी एच आई जे के एल +6। तो फिर इससे आ जाएगा एल से LMNOPQRST, यानी कि
प्लस 8 हो जाएगा, 2 और ऐड कर देंगे तो DET आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 लड़कियां ABCDEF एक पंक्ति में हैं, खड़ी हैं। D और F के बीच में केवल B खड़ी है। D और F के बीच में तो D और F के बीच में केवल B है और F अथवा D के बगल में नहीं खड़ी। AF अथवा D के बगल में नहीं खड़ी है। C D के बगल में नहीं खड़ी है। तो C जो D के बगल में नहीं खड़ी तो F के साइड में खड़ा कर दो। A और C के बीच में E है तो A और C के बीच में E कर दो, या तो ऐसे बना लो या फिर ऐसा कर लो कि स्टार्टिंग में करता है ये, इसको अपोजिट कर लो कि ABC FB और D ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। तो अब इसके क्वेश्चन दे रखे क्या कि B और C के बीच में केवल F खड़ी है, तो B और C के बीच में केवल F खड़ी है। ठीक है, ये तो ठीक है। B और C के बीच में F खड़ा है, कैसे भी देख लो। फिर है A और F के बीच में केवल C खड़ी है। A और F के बीच में जो है केवल C खड़ी है, नहीं E भी तो है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर है D और A पंक्ति के दोनों छोर पर खड़े, तो D और A दोनों छोर पर खड़े, दोनों लास्ट लास्ट में खड़े हैं, ये ठीक है। फिर है F और A के बीच में केवल E खड़ी है, तो F और A के बीच में तो C भी है और E भी है, ये भी गलत हो जाएगा। D और F के बीच में केवल B खड़ी, तो D और F के बीच में केवल B है, दोनों में भी, तो ये हो जाएगा A C और E, आंसर B जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रम में 10 KL 13 15 PQ 18 19 TU 22 दे रखा है, तो अंतिम स्थान पर क्या होगा, यानी इससे बाद में क्या आएगा नेक्स्ट सीरीज। तो पहले दे रखा 10, फिर 13, फिर 15, यानी कि पहले 10 दे रखा। 10 क्या होता है, आप अल्फ़ाबेट करेंगे तो अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आप पहले 10 आ गया, 10 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट है। के 11 पे होता है, एल 12 पे, तो 13, तो सीरीज चल रही है। 15 पी 16 पे होता है, क्यू 17 पे, आर 18 पे, तो 18 हो गया। 19 टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, तो ऐसे ही करके फिर क्या आएगा 23 आएगा। तो 22 इसको काटो पहले, 23 आ गया। 23 के बाद 24 पे क्या आता है, 24 पे एक्स आता है, दोनों में एक्स है। 25 पे वाई आता है और लास्ट में 26 आएगा, तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला बी डी एच जे एन पी में पी के बाद क्या आएगा। तो पी के बाद क्या आएगा, तो बी डी है, बी सी डी, यानी +2 है, दो का गैप है बीच में, यानी कि एक का गैप लगा लीजिए आप, सी का गैप है और अगला नेक्स्ट है, तो बी से तो +2 हो गया। डी के बाद ई एफ जी एच, तो +4 हो गया। एच के बाद जो है जे, एच आई जे, फिर +2 हो गया। फिर आता है जे के बाद एन, फिर +4 हो गया। एन के बाद पी, एम एन ओ पी, फिर +2 हो गया। फिर पी के बाद प्लस क्या आएगा, फिर 4 आएगा, जो सीरीज चली हुई है। पहले +2, फिर +4, फिर +2, फिर +4, फिर +2, फिर +4, तो पी के बाद जो +4 क्या आएगा, QRS T, टी आंसर, डी आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी BDF EGI और HJL, तो नेक्स्ट पूछ रखा है क्या होगा। तो इसको भी सेम ऐसे ही लिख लीजिए आप,
बी डी एफ ई जी आई और एच जे एल। तो बी से ई का कितना डिफरेंस है? सी डी और ई, यानी थर्ड नंबर पे। ई से एच का ई एफ जी एच थर्ड पे। तो एच से थर्ड क्या आएगा? एच आई जे के आएगा। तो के किस में है? तो इन दो को काट दो तो के बच गया दो में। तो फिर डी से जी में कितना गैप है? डी ई एफ जी थर्ड पे, और जी से जे में जी एच आई जे थर्ड पे। तो जे से थर्ड क्या होगा? जे के एल एम, तो एम आएगा। तो आंसर ये राइट हो जाएगा, के एम ओ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अक्षरों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ए बी सी एफ, बी सी डी जी, सी डी ई एच और डी ई एफ आई। तो ये कैसे है कि ए बी सी डी, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या है? फर्स्ट लेटर जो है, यानी कि इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ए बी सी एफ, बी सी डी जी, सी डी ई एच, डी ई एफ आई। तो ये देखिए सीरीज है ए बी सी डी, इसके बाद क्या आ जाएगा? ई। तो पहले तो ई किस में नहीं है? डी को काट दो। फिर है बी सी डी ई एफ, एफ भी तीनों में है। सी डी ई एफ जी, तो इसको काट दो, ये दो बच गए। एफ जी एच आई जे, इसको काट दो, सी आंसर राइट हो जाएगा। सी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। तो जो भी आप लोग बच्चों रीजनिंग करो, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, रीजनिंग जो है सोल्व नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बी सी डी के अंतर्गत जो है कारों का प्रतिशत दिया गया है। तो इसमें ये ग्राफ वाला है। ग्राफ जो मैं बना देता हूँ एक बार, बाई मिस्टेक बना नहीं है ग्राफ, तो आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ पे ये है स्टेट, राज्य, ए बी सी डी राज्य हैं, और इसके सामने दे रखा है कारों का परसेंटेज। ए 14% पे है, बी 28 पे है, सी 32 पे है और डी 26 पे है। इसके बाद दे रखा था जो पेट्रोल और डीजल इंजन कारों का जो है रेशो, 3:4 है। ए कार ए डिस्ट्रिक्ट में, बी में 5:9 है, सी में 5:3 है और डी में 1:1 है। ये मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ग्राफ, ये बाई मिस्टेक रह गया शायद टाइपिंग में। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा कि क्या क्या है, कितने कितने परसेंट है। तो राज्य बी में डीजल इंजन कारों की संख्या और राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच का अंतर पूछ रखा है। तो राज्य बी में जो है वो कारों का परसेंटेज जो है वो है 14%। कार जो है ये 14% है, और डी राज्य में जो है कार है 26%। और जो रेशो है पहले डीजल इंजन कार का और पेट्रोल इंजन कार का, तो डीजल पहले है और पेट्रोल बाद में। तो जो रेशो है बी का रेशो है 5:9 और डी का रेशो है 1:1। तो अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है। तो अब डिफरेंस कैसे निकालोगे? जो कार टोटल है, टोटल कार जो है वो पूरी है 1400, और जितनी कार हैं वो 1400 हैं। 1400 कारों में से ये परसेंटेज है। तो बी का परसेंटेज निकालेंगे पहले, 28। जो बी का परसेंट है वो 28% है। बी का 28% है, तो 28% निकालेंगे पहले। तो बी का 28% अगर आप निकालोगे 1400 से मल्टीप्लाई करके, तो
100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 इंटू 28 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी का 392 कार्स आ जाएंगी। ऐसे ही डी का निकालोगे तो 14 गुना 100 करके काट दो, 26 से 14 को गुना करेंगे तो ये आ जाएंगी 364 कारें। अब फिर रेशो देखना, तो डीजल की कारें पूछी रखी है इसने, डीजल की कार इसमें 5 है और इसमें 1 है। तो ये 392 इंटू 5/14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 140। और ये 364 इंटू 1 है तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप इसे कट करोगे तो ये आ जाएगा 182। 182 आ गया। तो 182 में से 140 को घटा दो, ये बच गया 42। 42 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या राज्य ए में डीजल इंजन कारों की संख्या में तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी में जो परसेंटेज है कारों का वो है 32%। और ए में जो कारों का परसेंटेज है वो है 14%। टोटल कार है 1400। तो 1400 में से पहले कार निकाल लो, 32 से 14 की मल्टीप्लाई कर दो, 448। और 14 को 14 से कर दो तो 196। इतनी इतनी कारें होगी दोनों की। अब इसकी पेट्रोल इंजन कार निकालनी है, इसकी डीजल इंजन। तो राज्य सी में जो पेट्रोल इंजन कारें हैं वो है 3, 5:3 में है तो 3 है। तो 43 इंटू 3/8। तो इसको आप कट करोगे तो आ जाएगा 168। और ये हैं जो इसमें डीजल इंजन कारें हैं ए में, ये है 3:4। तो इंटू 3/7। तो इसको कट करोगे तो आ जाएगा 84। अब इन दोनों का परसेंट पूछा है, तो परसेंट निकालने के लिए आप करो, परसेंट निकालने के लिए ये आ गई ए की डीजल इंजन कार, ये पेट्रोल की इंजन कार सी की और डीजल की। तो एक 168 माइनस 84/84 इंटू 100। तो इसको अगर आप इसे कट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 100%। 100% जो है डिफरेंस है दोनों में। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों की तुलना में जो है इसको 100% डिफरेंस है, 100% अधिक है। नेक्स्ट है, यदि राज्य सी में 25% डीजल कारें वातानुकूलित हैं तो राज्य सी में गैर वातानुकूलित डीजल कारों की संख्या क्या है। तो राज्य सी में जो है कुल कारें कितनी है, 32%। कितने में से है, 1400 में से। तो कितनी कारें होगी टोटल, 448। 14 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 448 आ जाएगा। अब जो डीजल इंजन कार कितनी है, 5:3 है तो डीजल 5 है। तो 448 गुना 5/8 हो जाएगा। तो ये आ जाएंगी 280 कारें डीजल की हैं, डीजल की कार 280। तो अब वातानुकूलित कितना परसेंट है, 25। तो 280 का 25% निकाल लो। तो 280 का अगर आप 25% निकालोगे तो 50% 140 हो जाएगा। आधा कर दोगे 50% में तो 25 में 70 आ जाएगा। तो 70% आ गया। तो 70% जो है डीजल की वातानुकूलित है। तो गैर वातानुकूलित कितनी है, तो 70, 280 में से 70 को घटा दो, 210 कारें बच गई। नेक्स्ट है, राज्य सी में कारों की कुल संख्या और राज्य बी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो राज्य सी में जो कारों की कुल संख्या है और राज्य बी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच अंतर बताना है। तो राज्य सी में कुल कितनी है, 32% अभी निकाला था। तो कितनी होगी थी 1400 में से, 448 कारें हैं राज्य सी में। और राज्य बी में हमको देखनी है सिर्फ पेट्रोल कारों की इंजन। तो राज्य बी में कितनी कारें, 28% है। तो 1400 है टोटल कारें। तो 1400 में से 28 को मल्टीप्लाई करोगे, 14 से 28 को, तो 392 कार आ गई। और इसमें अब पेट्रोल की कार देखनी है सिर्फ। तो पेट्रोल की राज्य बी में कितनी कार है, 5:9 है। तो 392 इंटू 9/14। अब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 252 कार पेट्रोल की है। तो अब इसमें से ये देखना कि कितनी संख्या है, माइनस अंतर निकालना, डिफरेंस। तो 448 में से
252 को माइनस कर दो तो ये 826,459 तो 196 आ गया आंसर। नेक्स्ट है सभी राज्यों के अंतर्गत पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का योग क्या है। तो पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का योग बताना है। तो पेट्रोल इंजन कारों की पहले तो आप सभी की टोटल कारें निकाल लो। टोटल कार निकाल के उसमें से पेट्रोल की कार निकाल लो। पेट्रोल की कार निकाल के सबको ऐड कर दो। तो ए में कितना है, ए में 14% है। तो 14% में कार होगी ए में, ये ए में है पहले 196 कार हैं। यहाँ पे मैं कार लिख रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज लिख दूंगा साइड में, आप लोग समझ आना। तो पेट्रोल की कार जो है वो 4 है, 3:4 है तो 4 है, तो पेट्रोल की कार होगी 112। फिर बी में जो है 28% है, तो 14 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 आ जाएगा टोटल कारें। और 5:9 जो है पेट्रोल और इंजन की कारें, डीजल की कारें हैं। तो 9 जो है इंजन पेट्रोल की कारें हैं। तो 392 इंटू 9/14 करोगे तो 252 जो है पेट्रोल की कार आ गई। ऐसे ही सी में जो है 32% है, तो 14 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 448 कारें। और जो है 3:5 है तो 168 कार जो है पेट्रोल की आ गई। और ऐसे ही डी में 32% है तो 364 कार जो हैं, 364 कार टोटल कार आ गई। और पेट्रोल की जो है 1/1 की रेशो है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो 364 का हाफ हो जाएगा 182 कार। अब इन कारों को जो है ऐड कर दो आप लोग, इनको आपस में ऐड कर दो सबको। तो इनको ऐड करेंगे तो 714 जो है हमारी टोटल कारें आ जाएंगी पेट्रोल की। रीजनिंग को बच्चों कॉपी पेन लेके ही सोल्व आउट होगा। ये है कि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते हुए आपको साथ साथ में अगर नहीं कर पा रहे हैं वीडियो के, तो आप रीजनिंग को अभी छोड़कर कॉपी पेन लेके पूरी क्लास होने के बाद रीजनिंग के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें और फिर अपना जो उसको सोल्व करके जरूर देखें। नेक्स्ट है पृथ्वी के जल उपखंडों को उनके द्वारा उनके द्वारा धरती जल मात्रा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो धरती जल के बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित करना है, तो यानी नदियों की जल धाराओं में कितना पानी है, ताजा जल की झीलों में कितना पानी है, वायुमंडल में कितना पानी है, बर्फ के जो पहाड़ है उनमें कितना पानी है, तो उस हिसाब से उनको सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले जो है पानी आता है नदियों में, नदियों की जल धाराओं में पानी है 0.0001%। ताजा जल की झीलों में पानी है 0.01%। यानी टोटल पृथ्वी पे जितना पानी है उसका पानी का परसेंटेज पूछ रखा है इसने। तो वायुमंडल में है 0.0001%। और बर्फ और हिम में है 2.05%। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग लगाओगे तो सबसे पहले आता है नदियों का जल, फिर आएगा वायुमंडल का जल AC, आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर आएगा ताजा जल की झीलें और फिर बर्फ का। तो बढ़ते क्रम में लगाना, सबसे कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। और जो समुद्र होते हैं महासागर है उनमें है 97.25, समुद्र में सबसे ज़्यादा जल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्याओं के रूप में समझा जाता है। तो मानव जीवन में जो सबसे कम जोखिम वाली समस्याओं के रूप में समझा जाता है रेडियोधर्मी नाभिकीय कण, वायुजंती विषैले पदार्थ, क्षोभ मंडलीय ओजोन संरक्षण, या आवास परिवर्तन एवं विनाश। तो जो रेडियो धर्मी नाभिकीय कण को मानव कल्याण के संदर्भ में जो है सबसे कम जोखिम वाली समस्या के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है विषैले रसायन बहुधा अंगों व अंग प्रणाली को हानि पहुंचाते हैं। तो विषैले रसायन है वो बहुधा अंगों को और अंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि जो हेपो
हेपेटोटॉक्सिन जो है हेपेटोटॉक्सिन वह रसायन है जो गुर्दोगस्ती पहुंचाता है। हेपेटोटॉक्सिन गुर्दोगस्ती नहीं पहुंचाता बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो कथन एक ही ठीक है। नेक्स्ट है यूरी ब्रॉन फैनबर्नर ने मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली निम्न संगठित करती है। तो यूरी ब्रॉन के जो मानव विकास के जैविक मॉडल के जो है उसमें जो सूक्ष्म प्रणाली है वो किस प्रकार करती है, तो वो करती है कि जो निकटतम परिवार है और विचार पद्धति और प्रतिवेश इनको जो है संगठित करती है। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सेम ही, कोई नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष के में संकेतक हैं? तो कौन कौन सी हैं? मलिन बस्तियों में वास स्थान, समूहों के संघर्ष और झड़पें, समूहों में कुंठा और व्यग्रता प्रकट होती है, या समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। तो जो पर्यावरण की अगर आप उससे बात करें तो पर्यावरण के जो भौतिक पक्ष हैं तो उसमें जो नकारात्मक सामाजिक पक्ष होते हैं वे संकेत करते हैं सामूहिक समूहों का संघर्ष और झड़प, और समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। तो आंसर जो ठीक सी जो है राइट हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंधीय शोध में निर्भर चर किस रूप में भी जाने जाते हैं? तो सहसंबंधीय जो शोध है उसमें जो निर्भर चर हैं वो किस रूप में भी जाने जाते हैं? पूर्वानुमानी चर, या महत्वपूर्ण चर, या फिर कसौटी चर, या बाह्य चर? तो वो जाने जाते हैं कसौटी चर के रूप में। ये जो सहसंबंधीय शोध होता है या कसौटी चर है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो शोधकर्ता होता है वो सिर्फ दो चार दो ही चरों को मापता है, और जो बाहरी चर हैं उनको उसी से कंट्रोल करने की या उनसे कम से कम प्रयास करने के भी उनके बिना ही सांख्यिकीय जो संबंध है उनका आकलन करना स्टार्ट कर देता है, सिर्फ दो ही चरों को मापता है। फिर है वह प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक शोध और प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी वह शोध जिसमें वैज्ञानिक शोध जो प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो साहित्य समीक्षा, संकल्पना संकल्पनात्मक समीक्षा, या समकक्षीय समीक्षा, या सामान्य समीक्षा? तो वह प्रक्रिया होती है समकक्षीय समीक्षा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शोध में सिद्धांत का प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदान करता है, यह क्या प्रदान करता है सामाजिक विज्ञान में शोध में? व्यक्तिरेखी रूपरेखा, अतिरेक साहित्य, शोध का औचित्य, या मात्रात्मक आंकड़े? तो यह प्रदान करता है शोध का औचित्य। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं। मात्रापरक शोध में वर्णनात्मक और अनुमानिक सांख्यिकी को प्रयुक्त किया जाता है। मात्रात्मक शोध जो है उसमें जो डेटा का उपयोग करते हैं उसमें क्वेश्चंस को हल करने के लिए करते हैं, तो उसमें अनुमानिक सांख्यिकी को प्रस्तुत किया जाता है, राइट है। फिर है गुणवत्तापरक शोध में जांच के कार्य क्षेत्र में व्यापक विषयक स्कोर सम्मिलित है। तो जो गुणवत्तापरक शोध है उसमें जांच के कार्य क्षेत्र में व्यापक विषय स्कोर सम्मिलित है। जो गुणवत्तापरक जो शोध होता है उसमें उपयोग के लिए लोगों का अवलोकन और व्याख्या के लिए आधार मानव व्यवहार जो दृष्टिकोण रखी जाती है कि आदमी क्या सोचते हैं उसके बारे में, लोग उसको कैसे प्रयुक्त करते, तो दोनों ही बातें ठीक हैं।
तो ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। तो प्रदत्त संग्रहण या साहित्य की समीक्षा करना, अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग, अनुदान समस्या की पहचान करना। आप एक चीज देखिए, जब भी अनुसंधान रिसर्च से लेके या किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके कुछ भी क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको करना है कि समस्या की पहचान नंबर ए पे होना चाहिए। तो इसमें डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं है, तो आपका जो है, एक सेकंड, डी ऑप्शन को और कर देते हैं ऊपर, ये दिख जाएगा आपको। हम्म तो इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं, तो इन दोनों में डी है। अब समस्या की, सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसके बाद जो है, जो समस्या है या जो साहित्य दे रखा है उसकी समीक्षा करनी है आपको, तो बी। तो एक इसमें नहीं है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। फिर प्रत्यक्ष संग्रहण करेंगे, फिर प्रदत्तों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करेंगे, और फिर लास्ट में जो आपका अनुसंधान का परिमाण है, जो रिपोर्टिंग होगी, वो सबसे लास्ट में होगी। तो रिपोर्टिंग तो देखिए तीनों में लास्ट में दे रखी है, बट जो समस्या की पहचान जो है सिर्फ दो में ही दे रखी है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को जो है सोल्व करने की सोचें। दो कथन दे रखे हैं नीचे। सामाजिक विज्ञान के शोध में जेंडर पद को विरल अवसरों का पर वरीयता दी जाती है। जो शोध है, जेंडर है, उसको वरीयता नहीं दी जाती भाई, जेंडर को किसी भी उस पे। एक को तो गलत करो पहले, तो कथन एक ऐसा था, डी में ही है। जेंडर पद जैविक विशेषताओं से संबंधित है, भिन्नताओं को सामाजिक शास्त्र और संस्कृति संरचना है, ये ठीक है कि जेंडर पद जो लिंग है वो जैविक विशेषता और से संबंधित भिन्नताओं के सामाजिक शास्त्रीय और सांस्कृतिक रचना से संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यक्तिगत स्थान से संबंधित है? व्यक्तिगत स्थान से संबंधित मानव संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन से है, का व्यवहार का वर्णन करता है। सांदर्भिकता, संदर्भिकता या समुद्रष्टता या गोपनीयता या भूभागीयता। तो जो व्यक्तिगत स्थान से संबंधित मानव संप्रेषण, जो व्यक्तिगत, उसमें था तो मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, और उसे अपने विचार जो है अपनी भावनाओं से भी व्यक्त करेगा, और उसे एक दूसरे से यानी बांट के ही वो करेगा, विचारों का आदान प्रदान से। तो भू भाग्यता से पर डिपेंड करेगा। तो भू भाग्यता शब्द है, उसका प्रयुक्त होगा, उस व्यक्ति का जो है प्रयोग होता है। फिर है फ्रैंकफर्ट मत के अनुसार संप्रेषणात्मक संरचना संरचना जिस सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, उसको जो है मूल रूप से जो है सामाजिक अनुसंधान संस्था कहा जाता है। उसको एक सामाजिक अनुसंधान संस्था कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? फ्रैंकफर्ट स्कूल की इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, जर्मनी में। और इसके अकॉर्डिंग जो है संस्कृति को सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रतिबिंब माना जाता है। फिर सूची एक को दो से मिलान करना है। एक है गैर मौखिक संप्रेषण, एक है विवरण। तो गैर मौखिक संप्रेषण जो है वो कैसे होगा और विवरण किससे होगा? तो आक्यूसेलेसिक्स, आक्यूसेलेसिक्स जो है, आपको वैसे ही पता चल आक्यू, आई क्यू, तो आंखों से, लेसिक्स जो है आंखों में होते हैं लेंस, तो लेसिक्स आते हैं नेत्र गति। फिर अनुकृति विज्ञान, तो अनुकृति विज्ञान जो है मुख भंगिमा। फिर है मुकाभिनय विज्ञान, तो मुकाभिनय विज्ञान जो है संपूर्ण शरीर की गतियों और स्थितियों से। फिर है चेष्ट भावा प्रदर्शन भुजाओं और हस्तों की गति से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। इसको आप एक बार जरूर नोट डाउन करें,
इम्पोर्टेंट लगाएं इसको। ये सारी चीज़ें जो आप है गैर मौखिक संप्रेषण, इनको याद जरूर रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इनसे, सिंपल ये दे के आपको पूछ लेता है। संचार संप्रेषण के कूट तथा वाक्य विन्यास के से युक्त सांकेतिक रूपों का संचार मीडिया के किस रूप में प्रतिफलित होता है? तो उपपाठ में, संवेदना में, या व्याकरण या संकेत विज्ञान। तो संचार संप्रेषण जो है वह क्रिया है जो दो लोग आपस में एक दूसरे के विचार, तथ्य, भावनाओं को एक दूसरे से बांटते हैं और संचार प्राप्त करते भी हैं। तो यह होता है व्याकरण। इसमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है आपको। नेक्स्ट है, संप्रेषण में सूचना का व्यक्तिगत अर्थ परिवर्तन होता है। तो संप्रेषण में सूचना का व्यक्तिगत अर्थ परिवर्तन होता है, कौन सा होता है? आलोचनात्मक, निष्क्रिय, वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। तो संप्रेषण में जो सूचना का व्यक्तिगत अर्थ जो होता है निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित संप्रेषण के प्रतिरूपों की सही श्रृंखला बताएं। तो रेखीय प्रतिरूप, कुंडलीय प्रतिरूप, अरस्तु प्रतिरूप या वर्ताकार प्रतिरूप। तो सबसे पहले जो आता है बच्चों वो आता है हमारा अरस्तु प्रतिरूप, एक नंबर पे। तो अरस्तु प्रतिरूप जो है अरस्तु के संचार मॉडल का आरेख करता है, जो मुख्यतः 5 तत्वों में विभाजित होता है। फिर आता है रेखीय प्रतिरूप सेकंड पे, और थर्ड पे आता है वर्ताकार प्रतिरूप, और फोर्थ पे आता है कुंडलीय प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? सभी विमान प्रदूषण वाहन होते हैं, या फिर कोई भी प्रदूषण वाहन विमान नहीं होता है, या फिर कहते हैं कि सभी गैर प्रदूषण वाहन गैर विमान होते हैं, या कोई भी विमान गैर प्रदूषण वाहन नहीं होता है। तो इसमें बताना है हमने को तार्किक रूप से समतुल्य है एक दूसरे में। तो तार्किक रूप से जो समतुल्य होंगे तो सभी विमान प्रदूषण वाहन होते हैं, ठीक है, ये तो है ही। फिर सभी होते हैं तो सभी गैर प्रदूषण वाहन भी गैर विमान होते हैं, या कोई भी विमान जो है गैर प्रदूषण वाहन नहीं होता। तो आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निरपेक्ष तर्क वाक्य के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिवर्तन वैध है? यानी परिवर्तन जो है किसमें किसका हो सकता है? यानी कुछ एसपीपी होते हैं, या कुछ एसपी नहीं होते, या कोई भी एसपी नहीं होता, या सभी एसपी होते हैं। तो किसमें किसको तर्क वाक्य के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो है कुछ एसपी होते हैं, कोई भी एसपी नहीं होता, या सभी एसपी होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी राइट। नेक्स्ट है, निरपेक्ष तर्क वाक्यों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें प्रति परिवर्तन वैध है? तो प्रति परिवर्तन किसमें वैध है? कुछ एसपी हैं, कुछ एसपी नहीं है, या कोई भी एसपी है नहीं है, या सभी एसपी हैं। तो प्रति परिवर्तन जो करेंगे वो होता है कि कुछ एसपी नहीं है, और कोई भी एसपी नहीं, या सभी एसपी हैं। इनमें जो है परिवर्तन वैध हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कथन सभी महिलाएं ईमानदार हैं सही के रूप में दिया गया है, तो उसमें निम्नलिखित कौन सी प्रतिज्ञापिता का अनुमान किया जा सकता है? तो सभी महिलाएं अगर ईमानदार बताई तो कोई भी महिला ईमानदार नहीं है, गलत है। या कुछ महिला ईमानदार है, सही है। या कोई भी महिला ईमानदार नहीं है, अनिर्धारित है। या कुछ महिला ईमानदार नहीं है, ये गलत है। तो इसमें हो जाएगा, अगर सभी महिला ईमानदार दी गई हैं तो कोई भी महिला ईमानदार नहीं है।
ये गलत हो जाएगा। और कुछ महिलाएं ईमानदार है और कुछ महिलाएं ईमानदार नहीं है, तो ए बी और डी जो है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, ये आईसीटी से है, कंप्यूटर से, कि एक तो है अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए सदैव सीडी रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया जाता है कि एक कंप्यूटर की रैम 248 एमबी की है। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर की रैम जो है वो 1.2 जीबी की है। कंप्यूटर की रैम कितनी है? 1.2 जीबी की है। तो इसमें देखते हैं, तो जो सीडी रोम का प्रयोग है वो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में होता है, यानी रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होती है, तो इसमें हम डाटा सेव थोड़ी कर सकते हैं, सुरक्षित के लिए सेव यूज कर सकते हैं इसको, तो ये गलत हो जाएगा। फिर एक कंप्यूटर की रैम 248 एमबी है। अगर 248 एमबी है तो एक जीबी में कितने एमबी होती हैं? 1024 एमबी होते हैं। तो 2048 एमबी है, तो जो जीबी होगी ये 1.2 नहीं 2 जीबी आएगा, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। एक और दो दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर नेटवर्क युक्ति के हार्डवेयर एड्रेस में, जो हार्डवेयर एड्रेस होता है उसमें 48 बिट्स हैं, तो हेक्साडेसिमल संख्याओं के पदों में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एड्रेस होगा? तो हेक्साडेसिमल संख्याओं के जो एड्रेस होगा उसमें वैध कौन सा होगा? अगर 48 उसमें दिए गए हैं तो बिट्स, तो वो वैध होगा ए आंसर। अब आपको इसको मैं सोल्व करके नेक्स्ट क्लास आपके लिए स्पेशल एक शॉर्ट क्लास डालूंगा, जिसमें आपको डेसिमल जो है वो चैप्टर करवाऊंगा, जो उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल और इसमें। फिर है, ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित अनुप्रयोगों में से कौन मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित होते हैं? तो ए से सी तक दिए गए हैं, ए और बी, ए और सी, केवल बी और सी, या ए बी सी। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पीएचसी है, पीएचपी है और डिजी लॉकर है, वो जो है फ्री स्रोत होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के, वो शीर्ष से निर्मित होते हैं। तो पीएचपी होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, जो कि पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता है। और डिजी लॉकर जो एक भारतीय ऑनलाइन वो है, तो जो ये है भारत सरकार द्वारा डिजिटल की पहल की करने के लिए बनाई गई थी। तो ये ए और सी, केवल ए और सी जो है ये इसके रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कंप्यूटर, कई बार भाई एनटीए भी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि बिना सिर पैर के उनका पढ़े या क्या करे समझ में नहीं आता। फिर निम्नलिखित कंप्यूटरों को उनके लोकार्पण यानी रिलीज तिथि के अनुसार लगाना है। तो IBM 701, एल्टेयर 8800, एप्पल मैकटोन्स, या IBM 1620, या एप्पल आई मैक। तो इनके जब जब ये रिलीज हुए तो उसके हिसाब से लगाना है आपको। तो IBM 701 आता है 1952 में, और IBM 1620 आता है 1959 में, और फिर आपका एल्ट्रेक 800 आता है 1975 में, और आपका एप्पल मैकिन्टोश आता है 1984 में, और एप्पल आई मैक आता है 1998 में। तो ये इस तरह से आते हैं, आप इनको सीरीज में लगा लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे कौन सी विशेषता हैं जो अपने जो कि आपको विंडोज डेस्कटॉप परिवेश के प्रबंधन करने के की अनुमति देते हैं? यानी विंडोज जो डेस्कटॉप होते हैं, आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, उनमें परिवेश के प्रबंधन की अनुमति देते हैं। तो शॉर्टकट बनाना, फोल्डर को पुनः निर्मित करना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, या ऑटोशॉप बनाना,
या आइकॉन के आकार का समायोजन करना। तो जो डेस्कटॉप होते हैं वो क्या देते हैं, वो आपको एक तो शॉर्टकट बनाना, फिर आपको देते हैं फोल्डर को पुनर्निर्मित करना और आइकन के आकार का समायोजन करना। तो आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड कंप्यूटिंग तथ्य क्या है। तो कंपाउंड कंप्यूटिंग तथ्य क्या है। कंपाउंड कंप्यूटिंग तथ्य वे होते हैं बच्चों, वे कंप्यूटिंग है जो कि मांग पर सुलभ हो सकते हैं, जैसे कि अनुपयोगी के समय पर विद्युत है। तो आंसर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईसीटी से था। तो कंप्यूटर की भी अगर आप लोगों को लगता है कि अलग से क्लास लेनी है तो प्लीज़ बता देना। बाकी वो बाइनरी और डेसिमल के कन्वर्टिंग में आपको ज़रूर से जल्द वीडियो डाल के समझा दूंगा, ताकि आपके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट से हैं जो आपके इसमें कवर हो जाएं। आपको ये ना लगे कि जो नए बच्चे हैं फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कैसे होते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में वह कौन सा महिला विद्यालय है महाविद्यालय है जो स्वतंत्रता पूर्व अन्य रूप से भारतीय राजकुमारों को शिक्षा के लिए था। यानी कि भारतीय राजकुमारों को शिक्षा देता था वह महाविद्यालय स्वतंत्रता से पहले। तो रीड कॉलेज लखनऊ, दिल्ली कॉलेज इंदौर, या सेंट जेवरी कॉलेज कोलकाता, या फोरमैन कॉलेज लाहौर। तो जो राजकुमारों को जो शिक्षा देते थे भारत के आज़ाद होने से पहले, वो देते थे दिल्ली कॉलेज इंदौर। और ये कब देते थे, ये 1870 ईस्वी के दौरान देते थे। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता में से पहले निम्नलिखित संस्थानों में किसकी स्थापना हो गई थी। तो भारतीय स्थानों इन संस्थानों में से जो निजी संस्थान हैं किसकी स्थापना हो गई थी। तो ICSSR, AICTI, या ICHR, या ICPR। तो जो है किसकी स्थापना हो गई थी, तो वो हो गई थी AICTI की। तो AICTI जो है, ICCSR जो है ये इसकी स्थापना हुई है 1969 को, ICSTI की स्थापना हुई है 1945 को, ICHR की स्थापना हुई है 1972 को, और ICPR की स्थापना हुई है 1977 को। नेक्स्ट है अकादमिक निष्ठा के संवर्धन UGC अधिनियम 2018 के अनुसार संस्थानिक अकादमी निष्ठा पैनल में होंगे कौन, कितने सदस्य होंगे, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, या 5 सदस्य। तो 2018 के अनुसार जो है वो 4 सदस्य होंगे। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी समकलित समाकलित प्रणाली पर आधारित थी। तो अहिंसा, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र और नीति। तो किस किस प्रणाली पर आधारित थी जो भारत में उच्चतर शिक्षा है। तो वो थी धर्म पर, दर्शन पर, शास्त्र पर, नीति पर, अहिंसा पर नहीं थी। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थी। तक्षशिला में जो है पाठ्यक्रम विविध व्यापक था, उसमें तकनीकी विज्ञान भी शामिल थी, राइट बात है। फिर नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी, ये भी राइट बात है। तो दोनों ही कथन जो है सत्य हो जाएंगे, ए आंसर राइट हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी पेपर 1 की आज की क्लास। शाम को पेपर 2 की पॉलिटिकल साइंस की क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो चैनल है ना, मैंने देखा यूट्यूब पे जो कंटेंट कुछ भी नहीं डालते ना, इधर उधर की बातें मारते हैं, या कुछ भी क्वेश्चन जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई भी अपनी तरफ से MCQs डाल रहे बस क्लासों को लंबा बनाने के लिए, या डेली जो है अलग अलग क्लासें डाल रहे हैं, ICT की अलग से, इसकी अलग से, इसकी अलग से। 1 महीना रह गया यार, आप लोग 10 जगह 10 क्लासें देखोगे, एक जगह पर एक पेपर को सोल्व करो अच्छे से, उसके क्वेश्चन राइट डाउन करो,
जो नहीं आता उसके लिए नोट्स बनाओ, अपनी एक स्ट्रेटजी बना के अपनी तैयारी करो। ऐसा नहीं कि 5-10 किताबें लगातार पढ़ते जाओ, फिर क्वेश्चन जो पेपर है उसके सीधे जाए क्वेश्चन पेपर में बैठ जाओ, या इतने क्वेश्चन ही कर दो जिसका कोई सिर पैर ही ना हो। आप एनटीएससी के जो अप्रूव्ड, जो यूजीसी के नेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करो, उनसे क्वेश्चन को देखो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। टीचर्स के आप किसी की भी क्लास ले लेना, जितने भी यूट्यूब पे लाखों क्लासेज हैं, जो टीचर प्री वाई क्यू को छोड़ के क्वेश्चन करवा रहा ना, उन क्वेश्चनों के आपको इनसे मिलते जुलते भी नहीं मिलते क्वेश्चन। उनके जो पूछते हैं वो उसी कंटेंट से पूछते हैं जो उन्होंने सिलेबस कराया है, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, जो उनकी स्ट्रेटजी है पढ़ाने की, या जैसे उनके अपने नोट्स प्रिपेयर हैं। तो आप लोग एक अच्छी गाइडलाइंस के साथ तैयारी कीजिए। बहुत से ऐसे टीचर है जो बहुत काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका लेकिन उनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर है ना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सच में देखा है। बहुत से टीचर हैं, और जो बिल्कुल इधर उधर हवाबाजी, इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं नेट के लिए भी, तो उनको बोलने की भी वो नहीं है सेंस। जो ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती हैं, उनमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए, आज की क्लास इतनी ही, कल फिर मिलते हैं, और शाम को पॉलिटिकल साइंस के पेपर के साथ मिलते हैं, 2010 का जून का पेपर करते हैं। तो ठीक है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए बच्चों। वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं। कंपटीशन ऐसे नहीं होता कि आप अकेले तैयारी करके हो जाओ। नेट का पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आप आराम से तैयारी कीजिए, आराम से क्लियर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी तैयारी होगी।